सनातन इतिहास में हमेशा से ही उस परम तत्व को जानने के लिए शास्त्रार्थ होते आए हैं और इनमें से एक ऐसा भी शास्त्रार्थ था जो अपने गहरे संवाद और उत्कृष्ट प्रश्नोत्तर के लिए सनातन इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। और वो था गार्गी और याज्ञवल्क्य जी का शास्त्रार्थ, जहाँ विदुषी गार्गी जी के केवल 2 प्रश्नों ने पूरी सभा को हिलाकर रख दिया था और जिनके जवाबों ने आने वाली पीढ़ी के सभी तत्व जिज्ञासुओं को नई दिशा प्रदान की। साथियों, इससे पहले हम इस शास्त्रार्थ में आगे बढ़े, हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो शास्त्रार्थ हुआ गार्गी जी और याज्ञवल्क्य जी में, वो कहाँ पर हुआ था। तो इसके लिए आप अगर बृहदारण्यक उपनिषद के 3रे अध्याय में जाएंगे तो आपको एक विदेही राजा जनक जी के बारे में पता चलेगा। और इन्हीं राजा जनक जी ने अपने दरबार में एक बार बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया था और वहाँ पर कुरु राज्य से और पांचाल से बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण आए थे। अब जब इतने ढेर सारे ब्राह्मण इकट्ठा हो गए तो राजा जनक को एक बात की इच्छा हुई, उनके अंदर ये जिज्ञासा हुई कि इनमें सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन है, सबसे ज्यादा ज्ञान किसको है। तो इसको वो पता लगाने के लिए एक युक्ति निकाले और उन्होंने 1000 गायों को उनकी सींगों में 10-10 स्वर्ण मुद्राओं को बांधा और उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि जो भी ब्राह्मण सबसे ज्यादा विद्वान होगा उनको ये 1000 गायें और इतनी स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएंगी। अब सभा में बहुत ढेर सारे ब्राह्मण आए हुए थे और सब एक से बढ़कर एक ज्ञानी थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने आप को बोल सके कि वो सबसे बड़ा ज्ञानी है और उतनी गायों को ले जा सके। तो जब थोड़ा समय बीता तो महर्षि याज्ञवल्क्य जी सामने आए और उन्होंने अपने शिष्य से बोला कि उन सारी गायों को वो ले जाए और अपने आश्रम में ले जाकर बांध दे। अब वहाँ पर जितने भी ब्राह्मण आए थे वो याज्ञवल्क्य जी से बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उनको लगता है कि याज्ञवल्क्य जी बहुत अहंकारी हैं और अपने आप को सबसे ज्यादा विद्वान ब्राह्मण समझते हैं। और यहीं से प्रारंभ होता है शास्त्रार्थों की श्रृंखला का। एक से बढ़कर एक ब्राह्मण विद्वानों ने याज्ञवल्क्य जी से शास्त्रार्थ किया जिसमें याज्ञवल्क्य जी विजयी रहे। और इसी श्रृंखला में याज्ञवल्क्य जी का एक शास्त्रार्थ होता है गार्गी जी से। और अगर आप बृहदारण्यक उपनिषद को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि गार्गी जी से एक बार नहीं बल्कि याज्ञवल्क्य जी को गार्गी जी से 2 बार शास्त्रार्थ करना पड़ा था। और इस वीडियो में हम दोनों शास्त्रार्थों को विधिवत समझेंगे। तो आइए जो पहला संवाद हुआ था उसको देखते हैं कि उसमें गार्गी जी ने कौन कौन से प्रश्न याज्ञवल्क्य जी से पूछे थे। दोस्तों, गर्ग गोत्र में जन्म लेने के कारण गार्गी जी का नाम गार्गी पड़ा था और चूंकि वो महर्षि वाक्ष्णु की पुत्री थी इसलिए उनको वाक्ष्णवी गार्गी भी कहा जाता था और वे एक बहुत बड़ी दार्शनिक थी। अब जब जनक जी के दरबार में बहुत ढेर सारे ऋषि जैसे अश्वल, आर्तभाग, भृगु, उशस्त और काहोल याज्ञवल्क्य जी से हार गए, तब गार्गी जी ने निश्चय किया कि वो याज्ञवल्क्य जी से शास्त्रार्थ करेंगी। अब यहाँ पर सबसे पहले गार्गी जी ने जो प्रश्न किया याज्ञवल्क्य जी से, वो प्रश्न ये था कि जैसे पृथ्वी जल से ओतप्रोत है वैसे ही जल किससे ओतप्रोत है। तो यहाँ पर तत्वों की बात की जा रही है। अगर इस प्रश्न को पहले समझना है तो हमें अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बनानी होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम उत्तर तो समझेंगे ही लेकिन प्रश्न भी समझने के लायक हमें होना चाहिए। और अगर आप सनातन धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों में जाएंगे तो यहाँ पर माना गया कि हर एक स्थूल तत्व जो भी हमें दिखता है, जो भी हम इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो किसी न किसी सूक्ष्म तत्व से आया है। अगर आप आदि शंकराचार्य जी को भी पढ़े तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो पृथ्वी है वो जल तत्व से आई है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है गार्गी जी का वो यही है कि पृथ्वी जो है, जो स्थूल तत्व हमें दिखता है, वो जल से ओतप्रोत है। तो जो जल तत्व है वो किससे ओतप्रोत है, यानी ओतप्रोत का मतलब कि जल जो हमें दिखता है वो किस सूक्ष्म तत्व से आया है। तो जो हमें स्थूल रूप दिख रहे हैं पृथ्वी, तो पृथ्वी तो हमें पता है कि जल से उत्पन्न हुई है, लेकिन जल किससे उत्पन्न हुआ है। अब पृथ्वी जल से उत्पन्न हुई है, इसको भी आप ऐसे समझिए क्योंकि हम लोग वैज्ञानिक पद्धति से अच्छे से समझते हैं। कोई भी प्लेनेट है, हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं जीवन के लिए? जीवन के लिए हम सबसे पहले ढूंढते हैं उस प्लेनेट पे पानी है कि नहीं है। आज भी हमारे साइंटिस्ट, चाहे वो नासा के हों, चाहे इसरो के हों, या किसी भी कंट्री का कोई भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हो, जितने भी स्पेस साइंटिस्ट होते हैं, सबसे पहले जब भी वो किसी प्लेनेट को ढूंढते हैं और वहाँ जीवन है कि नहीं, तो सबसे पहले वो देखना चाहते हैं कि वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है कि नहीं है। तो सबसे पहले जल ही जो होता है वो किसी प्लेनेट को पृथ्वी बनाता है। पृथ्वी बनाने का मतलब रहने लायक जगह, मतलब जहाँ जीवन है। तो इसीलिए ये माना जाता है हमारे दर्शनों में कि जो पृथ्वी तत्व है, जो पृथ्वी स्थूल रूप है, वो जल से ही आया है। जल नहीं होगा तो हम पृथ्वी की कल्पना नहीं कर सकते। तो गार्गी जी का यही प्रश्न था कि हमें पता है कि पृथ्वी जो है वो जल से उत्प्रोत है, लेकिन जल तत्व किससे आया है? जल की जब हम कल्पना करते हैं तो वो किससे उत्प्रोत है, उसका सूक्ष्म तत्व क्या है? तो आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी इसका उत्तर देते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी यहाँ पर बताते हैं कि जैसे पृथ्वी जल से उत्प्रोत है, यानी पृथ्वी जल तत्व से आई है, वैसे ही जल तत्व वायु से उत्प्रोत है, वो वायु से उत्पन्न हुआ है। और अगर आप इसको साइंटिफिकली भी समझे तो वायु ही हम देखते हैं जल को होल्ड करती है, फिर हम उसको मॉइस्चर बोलते हैं। और यही वायु धीरे धीरे फिर जल से जब भरती जाती है, मॉइस्चर बढ़ता है तो बादल का रूप लेती है, और फिर जब वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो वही जो बादल है वो ठंडे होकर
पानी में बदल जाते हैं। तो एक तरह से ये देखा जाता है कि जो जल तत्व है वो वायु तत्व से ओतप्रोत है। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी ये उत्तर देते हैं। अब यहाँ पर गार्गी जी यहाँ नहीं रुकती हैं, इस प्रश्न को और बढ़ाती हैं। वो कहती हैं अगर आप ये कहते हैं कि जल वायु से ओतप्रोत है तो वायु किससे ओतप्रोत है, यानी वायु किस तत्व से आया है, जो वायु हमें महसूस होती है, अनुभव होती है, वो किस सूक्ष्म तत्व से आई है। तब यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि वायु अंतरिक्ष से आई है। वायु का जो सूक्ष्म तत्व है वो अंतरिक्ष है, यानी वायु अंतरिक्ष से ओतप्रोत है। तो ये भी साइंटिफिक है, क्योंकि हमें पता है जो वायु है भले हमें दिखती नहीं है, हमें अनुभव होती है, लेकिन वो बिना स्पेस के भी नहीं रह सकती। तो स्पेस चाहिए हर चीज को। तो जितने भी स्थूल तत्व हैं उनको स्पेस चाहिए। तो इसीलिए बताया गया कि जो अंतरिक्ष है वो वायु को होल्ड करता है, तो वायु अंतरिक्ष में रहती है, यानी वायु अंतरिक्ष से ओतप्रोत है। तो फिर गार्गी जी आगे प्रश्न बढ़ाती हैं कि अगर वायु अंतरिक्ष से ओतप्रोत है तो अंतरिक्ष किससे ओतप्रोत है। तब यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अंतरिक्ष गंधर्व लोक से ओतप्रोत है। फिर गार्गी जी अपना प्रश्न आगे बढ़ाती हैं। तो यहाँ याज्ञवल्क्य जी गंधर्व लोक से फिर आदित्य लोक में जाते हैं, फिर आदित्य लोक से चंद्र लोक जाते हैं, चंद्र लोक से फिर वो नक्षत्र लोक जाते हैं, फिर नक्षत्र लोक से वो आगे बढ़ते हैं तो देवलोक जाते हैं, देवलोक के आगे बढ़ते हैं तो इंद्रलोक जाते हैं, और फिर ऐसे ही प्रजापति लोक, और अंत में जाकर ब्रह्मलोक पर अपने उत्तर को समाप्त करते हैं। अब दोस्तों ये जो लोक हैं इस